जय हिंद बेटा, कैसे हो आप। तो हमारा पाठ चल रहा था विविधता में भेदभाव। तो देखिए, आज का चैप्टर है हमारा, जो बिंदु है वो है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। अर्थात जो पुराने जो अंधविश्वास है, जो मान्यताएं हैं, जो विचार हैं, उनको लेकर हमारे समाज में एक धारणा बन जाती है और उसी धारणा के आधार पर हम चलते हैं। जैसे बताया गया है कि हमारे समाज में जो लड़का लड़की के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कों को पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय में भेजा जाता है, उनको सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती, आज़ादी दी जाती है, जबकि लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं है। तो देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जब हम किसी लोगों की एक ही छवि में बांध देते हैं, जब हम लोगों को किसी एक छवि में बांध देते हैं तो उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। कई बार हम किसी खास धर्म, देश, लिंग के होने के कारण उस किसी को कंजूस, अपराधी या उसे बेवकूफ़ कहते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। कह रहा है ठीक है, कुछ धर्म में, कुछ समूह में, समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन सभी लोगों को ऐसा बताना सही नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ों का काम लड़कियां नहीं कर सकती। कह रहा पहले ऐसा माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाना है, हवाई जहाज़ का कार्य, या सेना में लड़कियां कार्य नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर इन सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हम ऐसे काम करने से रोकती है जिनको शायद करने की काबिलियत शायद उसमें हो। अब है असमानता और भेदभाव। उससे पहले बेटा कुछ विशेष धर्म के लोगों के बारे में जो धारणाएं बनाई गई, जो सोच बनाई गई हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, अब ये कह रहा है कुछ मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िबद्ध धारणा है, अर्थात हम मुसलमान जो धर्म के जो लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। अर्थात जो मुसलमान जो लोग हैं अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, अर्थात विद्यालय नहीं भेजते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन में यह दिखा रहे कि मुसलमान की गरीबी उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। कह रहा है हकीकत तो ये है कि मुसलमानों में गरीबी ज़्यादा होती, इस कारण जो है अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते, या पढ़ाई होने से पहले ही, जो उनकी शिक्षा पूरी होने से पहले उन्हें विद्यालय से हटना पड़ता है या आना पड़ता है। जहाँ पर भी गरीबी तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचाने में मदद मिलती है। कह रहा है अगर हम उदाहरण लें केरल क्या बेटा हमारे देश का सबसे शिक्षित राज्य है, तो वहाँ पर हम देखेंगे जो साक्षरता है वो 100% पाई जाती है। और वहाँ पर 100% साक्षरता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षा का जो मॉडल है वो अच्छी तरह प्रकार से विकसित है, और वहाँ पर हर गांव में क्या है, स्कूल है, और छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए क्या है, बसें लगी हुई हैं। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। उन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान की लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्य जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों को बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है। कह रहे और जो राज्य हैं जैसे बिहार है, राजस्थान है, उड़ीसा है, झारखंड है, यहाँ पर ऐसे प्रयास नहीं, इसका विद्यालय नहीं है, सड़कें नहीं है, बस नहीं है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर शिक्षा का प्रसार अधिक नहीं हो पाया है, खास तौर से लड़कियों में। चाहे वे मुसलमान हो, जनजाति हो या अनुसूचित जाति के हो, जाहिर है कि मुसलमान की
लड़कियों की स्कूल में गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। तो कह रहा है जाहिर सी बात है, अब मुस्लिम लड़कियों में जो शिक्षा में जो कमी पाई जाती है उसका कारण धर्म नहीं है बल्कि क्या है, उसका कारण ये है कि वहाँ पर मुसलमान लोगों में गरीबी ज़्यादा है, इसलिए जो लड़कियों को वो स्कूल में नहीं भेज पाते। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब कह रहा है असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर हमसे या किसी लोगों से व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या एक ही कुएं या हैंडपम्प से पानी लेने नहीं देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कह रहा है यदि आप मान लीजिए कोई कुएं में, उस कुएं से पानी नहीं भरने देते किसी को, या आप जिस कप में आप चाय पी रहे दूसरों को उसमें चाय नहीं पीने देते, तो यह हैंडपम्प में पानी नहीं भरने देते, तो इसका मतलब यह है कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। भेदभाव के कई कारण से भी हो सकता है। आप याद करें, पिछले पाठ में समीर दो एक दूसरे से भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग अलग था। एक समीर तो हिंदू धर्म का था और दूसरा समीर किसका था, मुस्लिम धर्म का था। पर भेदभाव का कारण भी बन जाता है। तब ऐसा होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। समीर एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब, ये कह रहा है समीर जो है दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है। यह तो ऐसा मानता है बहुत लोगों के पास खाने, कपड़े और मूल रूप से ज़रूरत पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। ये कह रहा है अब जो है बहुत से लोग ऐसे हैं देश में, हमारी दुनिया में, कि जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं, अर्थात अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास साधन नहीं है। इस कारण दफ्तरों, अब अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दफ्तर का मतलब तो कार्यालय, जिसे कहते हैं ऑफिस। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति मूल्यवान नहीं मानी जाती। ये कह रहा है कुछ लोग के साथ भेदभाव इसलिए होता है कि वो ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं, या ऐसे धर्म में पैदा हुए हैं, या ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी का हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।